नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस चैप्टर 12 और ये नोट्स भी है और नए सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है आपको वीडियो में। और इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता, शिक्षा एवं संरक्षण। क्लास 12th का ये होम साइंस का चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो नए सिलेबस के अनुसार दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना है। आप समझ लो कि 100% चैप्टर से जो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में वही बताया जा रहा है इसमें आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहले स्लाइड में आपको इस चैप्टर से जुड़े प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। हम सभी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि हम प्रतिदिन किसी न किसी तरह के वस्तुओं को तो खरीदते ही हैं अपने जीवन में उपयोग करने के लिए, उनसे सेवाएं भी प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर आपने एक मोबाइल लिया है, मोबाइल तो आजकल हर घर में कॉमन सी बात होती है। अब मोबाइल लेने के बाद क्या होगा, उसे आप मतलब बिल्कुल डब्बा बॉक्स पैक करके रख तो दोगे नहीं, उसमें सिम लगाओगे, उसमें व्हाट्सएप चलाओगे, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर बहुत सारी चीजें हैं, कॉलिंग करने के लिए भी है, वीडियो देखने के लिए भी है, रील्स बनाने के लिए भी होता है। तो उससे आप कहीं न कहीं सेवाएँ ले रहे हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य एक स्वाभाविक उपभोक्ता है, नेचर से वो चीज़ों को उपयोग करने वाला होता है। कभी-कभी वस्तुओं की कीमत चुकाने के बाद भी आपने देखा होगा कि वस्तु की गुणवत्ता उसके लिए अदा की गई कीमत के अनुरूप नहीं होता। आजकल के समय में ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ से आप चीज़ों को खरीदते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप चीज़ों को देख के खरीद लेते हैं, उसपे बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज वगैरह लगाया जाता है और आप उसी इमेज पे लुभा जाते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमें डिलीवर होके घर पे मिलती है तो देखते हैं यार क्या दिखा रहा था और क्या दे दिया है। तो वो जितना हम पैसा देते हैं उसके अनुरूप वो चीज़ हमें नहीं प्राप्त होता है। और भी आप कह सकते हैं दी गई मात्रा मतलब उसके क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है, बताई गई मात्रा से कम होता है। लेकिन विज्ञापन में मतलब एडवर्टाइज़मेंट में आकर्षक दिखाई देने वाली वस्तु जो है वो वास्तविक प्रस्तुत की गई छवि से काफ़ी भिन्न होती है। जो चीज़ हमें दिखाया जाता है उससे वो काफ़ी अलग होती है। फिर आपको क्या फ़ील होगा? फिर आप महसूस करेंगे कि आपको तो यार ठग लिया, आपको तो यार पैसे आपसे ऐंठ लिए। तो ये आपको जो ठगी का अनुभव होगा, इससे आप क्या हो जाएँगे? आप निराश हो जाएँगे। अक्सर मैं भी कई बार ऐसे ठगी का शिकार हो चुका हूँ कि ऑनलाइन चीज़ों को खरीदने में मैंने देख के कुछ लिया, आया मेरे पास कुछ, तो इससे आपको निराशा अनुभव होगा। तो प्रस्तावना इस चैप्टर के लिए आपको यही था कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप आज बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता, शिक्षा और संरक्षण का महत्व। तो देखिए, आपने आस-पास देखेंगे तो आप पाएँगे कि शहरी और ग्रामीण मतलब शहर में, सिटी में और गाँव में, दोनों बाज़ार में ही उत्पादों का निर्माण और बिक्री निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोग चीज़ों को बना भी रहे हैं और लोग चीज़ों को बेच भी रहे हैं और खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। इसका डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो गाँव के लोग हैं, वो चीज़ों को नहीं खरीदते। अब गाँव में भी ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न गाँव में भी चीज़ों को डिलीवर कर रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन की अगर बात नहीं भी करते हैं, तो ऑफलाइन मार्केट भी तो है हमारे गाँव में, हमारे शहरों से कम नहीं बिकती है वहाँ भी चीज़ें, क्योंकि लोग जो डेली यूजेज की चीज़ है, उसे तो हम खरीदते ही खरीदते हैं। निर्माता क्या करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, वो अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये उनका ज़िम्मेदारी है। जो कंपनियाँ बड़ी-बड़ी हैं, जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे से अच्छे चीज़ों को बनाकर आम लोगों को अर्थात उपभोक्ता के सामने रखें। यदि कोई समस्या हो जाती है, तो उपभोक्ता को उसकी शिकायत करने का भी अधिकार होता है। यदि कोई सामान किसी उपभोक्ता ने खरीदा और सामान सही नहीं निकला, तो उपभोक्ता उसके ऊपर कंप्लेन करेगा, ये उसका अधिकार है और ये उसके मौलिक अधिकार में भी आता है। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं। निर्माता उपभोक्ताओं, ग्राहकों को अनदेखा नहीं कर सकता। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो प्रोडक्ट बनाती है, वो उपयोग करने वाले लोग अर्थात उपभोक्ताओं को मतलब अनदेखा नहीं कर सकता। उपभोक्ता की बढ़ती संख्या तथा वस्तु और सेवाओं के उपयोग की मात्रा बढ़ने के साथ निर्माता और आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता ये समझने लगे हैं कि उपभोक्ता का सम्मान उन्हें संतुष्ट करना महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपनी हो, यदि यह किसी भी उत्पाद को बनाता है,
तो उसे ये समझना ज़रूरी है कि जो उपभोक्ता है, जो उसके खरीदार हैं, जो उसका उपयोग करते हैं, उनको सैटिस्फाइड करना ज़रूरी है। कोई भी कपड़ा की बात अगर हम कर लें, अगर कोई ऐसा मार्केट में कपड़ा आता है, वो ग्राहकों को संतुष्ट नहीं करता है, तो क्या उसका कपड़ा बिकेगा? नहीं बिकेगा। भारत अल्प विकसित था, अब वो विकासशील हो चुका है, अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो रहा है, पहले की तरह नहीं है। अब भारत विकासशील देशों में आता है। इसका अधिकांश श्रेय किसको जाता है? औद्योगिकरण को और वैश्वीकरण को दिया जाता है, क्योंकि औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के कारण ही विकास भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होती जा रही है। इस तरह की जो आर्थिक परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रय का है, मतलब खरीदे जाने वाले शक्ति से जो बहुत ज़्यादा विकास हमारे देश में हो रहा है, क्योंकि यही जो है क्रय का मतलब जो चीज़ें खरीदी जा रही है, इससे हमारा देश का जो स्तर है, वो बेहतर बनाया गया है। हम एक वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं। वैश्विक ग्राम कहने का मतलब है कि आज पूरे विश्व कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है, तो आज कोई भी देश हमारे देश से दूर नहीं है। हम जब भी चाहें किसी भी देश से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में वैश्विक बाजार एक प्रकार का आप देख लीजिए तो यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है और हमारा भारत भी उस कॉम्पिटिशन में शामिल हो चुका है और आज हम पूरे विश्व में हर एक देशों के साथ अपने सामान का खरीद-बिक्री करते जा रहे हैं। मूलभूत संकल्पनाएँ के बारे में हम उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदारी करने वाले के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समझने वाली बात ये है कि जब भी उपभोक्ता का मैं आपके बारे में सामने ज़िक्र करूँगा तो आप समझ जाइएगा उपभोक्ता का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो बाज़ार से किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का उपयोग अपने घर में करते हैं या सेवा लेते हैं उससे, तो उनकी संतुष्टि के लिए खरीदारी करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिससे प्राकृतिक उत्पादों से लेकर बाजार के उत्पाद अथवा सेवाएँ तक शामिल है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो या किसी कंपनी के द्वारा प्रदत्त हो, तो इन सभी चीज़ों को हम इसी में शामिल करते हैं। जितने अधिक व्यक्ति खरीदारी करेंगे ना, जितना अधिक प्रोडक्ट बिकेगा ना, उतना ही अधिक क्या होगा धन जमा होगा और ये बाजार प्रणाली में आता है। कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अब ये वस्तु जितना मार्केट में बिकेगा, जितने उपभोक्ता लोग इसे खरीदेंगे, उतना ज़्यादा ही तो पैसे बनेंगे ना और ये पैसे फिर इसी पैसे से टैक्स के रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा, वृद्धि भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बिकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएगा। ये सारी चीज़ें मूलभूत संकल्पनाओं के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता उत्पाद के बारे में इस शब्द का अर्थ यह है कि ये ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल, हॉस्पिटल हो गया, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी हो गया, कार्यालय, ऑफिसेज हो गए आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया गया हो, तो बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। उपभोक्ता उत्पाद का क्या मतलब है कि ऐसा वस्तु मतलब पर्सनल यूज़ के लिए तो होगा ही, इसके अलावा विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय या फिर किसी बिज़नेस पर्पज़ से इसका उपयोग या वितरित किया जाता है, तो इसे हम उपभोक्ता उत्पाद के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता फोरम के बारे में, यह वह संगठन होता है या फिर स्थान होता है या ग्रुप होता है या ऑफिसेज होते हैं या संस्था होता है, जिसमें उपभोक्ता उत्पादन वाले सेवाएँ जो होती है, जो भी चीज़ें कस्टमर खरीदता है या फिर उससे सेवा लेता है, उनके लाभ या हानियों के बारे में चर्चा करता है। कौन? उपभोक्ता फोरम। कुछ फोरम मंच ऐसे समर्थन समूह के रूप में कार्य करते हैं, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। अब जैसे कि क्या? अब आप एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक लैपटॉप ले लिया। अब लैपटॉप आपने एक कंपनी का ले लिया और अब कंपनी ने तो कहा कि 1 साल की गारंटी है आपके पास लैपटॉप के लिए। अब लैपटॉप में 2 ही महीने में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो अब क्या करोगे? आपको कंपनी वाला मान लो अगर आपने कंपनी वाले को कंप्लेन किया है और कंपनी वाला सुन ही नहीं रहा है, आपके लैपटॉप को ठीक ही नहीं कर रहा, तो आपका तो पैसा फँस गया। चाहे वो 50,000, लाख, 2 लाख जो भी हो, जिस पैसे में आपने लैपटॉप को खरीदा होगा, तो ऐसे में क्या होगा? उपभोक्ता का तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करेगा? ये उपभोक्ता फोरम की मदद लेगा और ये उपभोक्ता फोरम जो है ऐसी-ऐसी कंपनियों के ऊपर दबाव बना के उनको अपने संविधान के हिसाब से वो उनकी समस्याओं को सॉल्यूशन देते हैं। तो ये उपभोक्ता फोरम का कार्य है। उपभोक्ता आगमन संख्या, इसका अर्थ होता है किसी विशेष स्थान पर जैसे किसी दुकान की बात कर लें, स्टोर की बात कर लें
किसी मॉल की बात कर लें, तो इसमें आने वाले जितने भी उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर होते हैं, इन्हीं को ग्राहक भी कहते हैं। इनकी संख्या जो है मतलब देश में बढ़ते उपभोग के साथ उपभोक्ता के आगमन की संख्या में वृद्धि होता है। जितने भी नए-नए प्रोडक्ट आते हैं, न्यू प्रोडक्ट जब आते हैं, तो कस्टमर इन्हें कहाँ लेते हैं? या तो दुकान में लेते हैं, स्टोर में लेते हैं, मॉल में लेते हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि यह प्रोडक्ट नया आया मार्केट में और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये इसी खास मॉल में मिल रहा है, तो वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ने लगती है चीज़ों को खरीदने के लिए। तो इसी को हम उपभोक्ता आगमन संख्या कहते हैं। जितने भी उपभोक्ता किसी स्टोर, दुकान या मॉल पे आते हैं, इनकी संख्या को उपभोक्ता आगमन संख्या के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता व्यवहार के बारे में। यह वह प्रक्रिया है, वह मतलब स्टेप है जिसके द्वारा ग्राहक होते हैं जो चीज़ों को खरीदते हैं, वो खरीदने के बारे में निर्णय लेते हैं अर्थात डिसीज़न लेते हैं। किसी भी दुकान पे आप चले गए, किसी भी शॉप पे गए, अब शॉप पे जाने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उनके व्यवहार भी बहुत मायने रखते हैं क्योंकि उनके व्यवहार के माध्यम से चीज़ों के खरीदने और ना खरीदने का निर्णय उपभोक्ता लेते हैं। बहुत अच्छे अगर लोग आपको मिल जाए ना किसी मॉल में, जो आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको वो चीज़ लेने का मन नहीं भी होगा ना, आप वो भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये उपभोक्ता व्यवहार है, जो आपको मिलता है। कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएँ। अब देखिए खराब गुणवत्ता का क्या मतलब होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो अच्छा नहीं होता है उपयोग के लिए, सेवा के लिए या खान-पान के लिए भी। विभिन्न विनिर्माता मतलब विभिन्न प्रकार की जो कंपनियाँ हैं, जो चीज़ों को बनाती है, बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय निगम, स्थानीय भारतीय निर्माता आदि एक ही उत्पाद को बना सकते हैं। देखिए, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हों, छोटी-छोटी कंपनियाँ हों या भारत के बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जो एक ही तरह की चीज़ों को बनाते रहते हैं और कुछ उत्पादों का अन्य देशों से भी आयात किया जाता है। देश-विदेश से भी चीज़ों को लाया जाता है और बेचा जाता है। यद्यपि प्रयोग की जाने वाली सामग्री में उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। देखिए कोई चीज़ ऐसा है जो अमेरिका से आया है, अमेरिका से हमारे भारत में आया है। जैसे कि मक्खन या वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, कुछ मक्खन जो है वो विदेशों से भी आता है और कुछ हमारे देश में भी बनता है। तो क्या होता है जिससे खराब उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करना कठिन हो जाता है। मतलब अब कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन-सा प्रोडक्ट खराब है, यहाँ पे आदमी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि किस प्रोडक्ट को वो अच्छा कहें। उपभोक्ता जो होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको गुणवत्ता मानकों की जानकारी नहीं होती है। इसी को हम कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को समझते हैं। मतलब हम डिफरेंस करना मतलब नहीं कर पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं 2 अलग-अलग प्रोडक्ट में कि कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन-सा प्रोडक्ट बुरा है। यहीं पे दूसरा जो पॉइंट है वो मिलावट के बारे में है। मिलावट का मतलब होता है मिक्स करना, किसी भी चीज़ों के अंदर दूसरे चीज़ को मिक्स कर देना। मिलावट जानबूझकर अथवा अनजाने में की जाती है। जानबूझकर भी लोग मिलावट करते हैं। दूध में कैसे पानी को मिला देते हैं, दाल में कैसे कंकड़ को मिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी पदार्थ को मिलावटी तब कहा जाता है जब उत्पाद में कुछ पदार्थ तो मिलाए जाते हैं अथवा उसमें से निकाल लिए जाते हैं। अब दूध के लिए अगर मैं बात करूँ तो कई बार आपने देखा होगा मक्खन वगैरह निकाल लिया जाता है, पानी वगैरह मिला दिया जाता है। इसके उपरांत क्या होता है, इसके बाद जो संयोजन है, प्रकृति है और गुणवत्ता जो है ये परिवर्तित हो जाता है। दूध की अगर मैं बात करूँ तो दूध अगर डायरेक्ट आप गाय से लिए हो और उसका टेस्ट देखो, फिर अगर उससे मक्खन निकाल लिया जाए, तो उसकी प्रकृति जो होती है, जो टेस्ट होता है उसमें बदलाव आ जाता है क्योंकि उस दूध में मेन जो क्रीम था वो निकाल लिया गया है। तो मिलावटखोरी एक गंभीर समस्या है और भारत में तो बहुत ज़्यादा है, खासकर बड़े-बड़े शहरों में तो आप मत पूछिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर ये सब जितने बड़े-बड़े शहर है ना, इसमें इतना ज़्यादा मिलावट किया जाता है कि लोग कई तरह के गंभीर रोग के समस्या से जूझने लगते हैं। सिर्फ इसलिए ये लोग करते हैं क्योंकि इनसे दुकानदार अनुचित लाभ उठाता है। जो दुकानदार होता है, जो मॉल होते हैं, जो बनिया लोग होते हैं, ये इससे अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए महँगे चीज़ों में सस्ते चीज़ों को मिला दिया करते हैं। जैसे तेल की बात कर लें, रिफाइंड की बात कर लें, दाल की बात कर लें, चावल की बात कर लें, क्रीम की बात कर लें, दूध की बात कर लें। इन सभी चीज़ों में मिलावट किया जाता है और बल्कि यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक भी हो सकता है। मैंने अभी-अभी बताया आपको, ये जितने बड़े-बड़े शहर हैं, इनमें इतना ज़्यादा मिलावट होता है कि लोग का स्वास्थ्य इससे खराब होता जा रहा है।
अधिक कीमतें मतलब ज़्यादा पैसा किसी चीज़ के लिए उत्पाद को खरीदने के लिए अधिक से अधिक पैसा देना। तो प्रत्येक उपभोक्ता अपेक्षा यही करता है कि उससे उत्पाद का उचित पैसा लिया जाए। यद्यपि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कीमतें सरकारी नीति, उपलब्धता, गुणवत्ता, वितरण प्रणाली, बाजार की स्थिति, वितरण की विधि, संवर्धन की लागत, खरीद की विधि और सुविधा के लिए उपयोग की इच्छा द्वारा प्रभावित होता है। देखिए, दाम जो होता है किसी भी प्रोडक्ट वो इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि अब जैसे किसी भी प्रोडक्ट का अगर नियम के अनुसार अगर आप दाम उसका रखें तो ये सरकार के नीतियों के हिसाब से होना चाहिए। कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत कम है तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। उसका गुणवत्ता कैसा है, किस प्रकार की क्वालिटी का है, जैसे काजू की ही बात कर लें, एग्ज़ाम्पल है ये। काजू में कई प्रकार के काजू आते हैं, कुछ महँगे आते हैं, कुछ सस्ते आते हैं। इसी के हिसाब से उनके दामों को भी निर्धारित किया जाता है। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ता कीमत को उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित करते हैं। किस गुण का है, कितना अच्छा है, इसके हिसाब से उसके पैसे दिए जाते हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। एक जैसी गुणवत्ता के उत्पादों की कीमतें उत्पादन की अधिक और कम लागत, अतिरिक्त खर्च, विज्ञापन आदि पर खर्च के कारण भी भिन्न हो सकता है। एक ही तरह के प्रोडक्ट तो बने होते हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट उसके एडवर्टाइज़मेंट पे, उसके परिवहन पे ज़्यादा खर्च करता है, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपूर्तिकर्ता को यह सब जब पता चल जाता है, तो उपभोक्ता को भी जो कस्टमर होते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। वैसे तो उत्पाद के बारे में कम पता है तो अधिक कीमत वसूल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग यही करते हैं कि देखे होंगे कि कभी-कभी दाल का रेट बहुत बढ़ जाता है, कभी-कभी प्याज का रेट बहुत बढ़ जाता है। जैसे आजकल लहसुन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें अधिक कीमतों के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता जानकारी का अभाव। मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में इन्फॉर्मेशन की कमी, इन्फॉर्मेशन का जानकारी नहीं होने के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश उपभोक्ता जो होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी नहीं रखते हैं। मतलब कस्टमर को यही नहीं पता कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं, किस तरह के अधिकारों को वो उपयोग कर सकते हैं। वे उन विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के बारे में नहीं जानते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कस्टमर को यही नहीं पता है कि उनका हक क्या है, वो किन-किन हकों के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो ये भी है कि उपभोक्ता जानकारी के अभाव में भी ज़्यादा कीमत दे देते हैं, प्रोडक्ट का गलत प्रोडक्ट उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। निर्माता द्वारा अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी देना, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ किसी भी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो अगर गलत जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में देते हैं, तो उसे भी जान लेते हैं कि अधिकांश उत्पादों के लेबल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होते हैं। जो कंपनियाँ अपने पैकेट पे या रैपर पे जो जानकारी देता है, वो सही नहीं होता है। इसमें से कुछ भ्रामक या गुमराह करने वाले होते हैं। ऐसी जानकारी दी जाती है जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं या फिर समझ के उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ लिखा हुआ क्या है। तो अधिकांश लेबल जो लगाया जाता है पर पूर्ण आवश्यक जानकारी नहीं होती है, संपूर्ण जानकारी नहीं होती और अक्सर उनकी शब्दावली ऐसे होते हैं। ऐसे शब्द वर्ड्स लिखे जाते हैं जिसे सामान्य उपभोक्ता समझ ही नहीं पाते। तो मान लो हमें अचार खरीदना है, हम अचार खरीदने जा रहे हैं और एक टॉप्स कंपनी आती है अचार की, उसने अचार बनाया है। अब उसमें उसने लिख दिया इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। एक अचार खाने वाले व्यक्ति को कहाँ पता कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-सा एसिड है, कौन-सा मसाला है, किस प्रकार के तेल हैं, कितना फैट है, कितना कैल्शियम है, ये कौन देखता है? तो यही है कि उपभोक्ता इसे समझ नहीं पाते जिस प्रकार की वहाँ पे जानकारी दी जाती है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के नाम से जाना जाता है। ये 1986 के मतलब 1986 के तहत 6 ऐसे अधिकार को स्वीकृत किया गया या फिर आप कह सकते हैं स्थापित किया गया, बनाया गया, जिसमें 4 तो आपके मौलिक अधिकार हैं। इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वीवीआई रहेगा, एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, भारत सरकार में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब कि जो ग्राहक होते हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए जिसे हम सीपीए के नाम से जानते हैं और ये 1986 के तहत आपको कुछ मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यहाँ पे जो बहुत जरूरी हैं। हालांकि ये तो 6 अधिकार हैं लेकिन जो 4 हैं 1 2 3 4 ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार
पांचवा है निवारण का अधिकार और छठा है शिक्षा का अधिकार। ये मैंने वीवीआई पॉइंट दिया है आपको, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी कारण से मैंने इन 6 के 6 पॉइंट को आपको अच्छे से समझाया है। तो आप इन सभी पॉइंटों को जरा ध्यान से देखिए। पहला है सुरक्षा का अधिकार। तो समझ लीजिए कि सुरक्षा का अधिकार क्या होता है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता जो कस्टमर है, जो कस्टमर इन चीजों का उपयोग करते हैं, प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, उनके स्वस्थ जीवन होने के वाले मतलब जो भी हानिकारक प्रभाव होते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, उससे सुरक्षित किए जाने का अधिकार है। ऐसा कुछ मत दे दो कस्टमर को जो खा के वो बीमार हो जाए। यह अधिकार बताता है कस्टमर को, उपभोक्ता को, कि ऐसे उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवा से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए हानिकारक है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं लॉन्च करना है या फिर मार्केट में आ चुका है और आपको पता है कि वह प्रोडक्ट आपके जीवन के लिए हानिकारक है, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, सरकार को सूचित कर सकते हो, उस कंपनी पर केस कर सकते हो। तो ये सुरक्षा का अधिकार आपका पहले नंबर पे आता है। दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार। इसका क्या मतलब होता है? तो वस्तु और सेवा, किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी वस्तु के सेवा की गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्षमता, शुद्ध स्तर, कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। आपका यह राइट है, अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसकी गुणवत्ता कैसी है, मात्रा कितना है उसके अंदर, उसकी क्षमता क्या है, वो कितना प्योर है, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए और क्या है, इसकी जानकारी का अधिकार है आपको, ताकि व्यापार के अनुचित तरीकों से उपभोक्ता की सुरक्षित रखा जा सके। मतलब जो व्यापारी सब होते हैं, जो प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, उससे कस्टमर को बचाया जा सके। तीसरी जो है वो है चयन का अधिकार। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक खरीदार मतलब कि सभी कस्टमर को जो चीजें वो खरीदते हैं, विभिन्न गुणवत्ताओं, मात्राओं, कीमतों, माप, डिजाइन के उत्पादों तक प्रतिस्पर्धी कीमत पर पाने और अपनी जरूरतों तथा इच्छा के अनुसार उनमें से चयन करने का अधिकार। आप मॉल में चले जाओ और एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको पापड़ खरीदना है। अब पापड़ का एग्जाम्पल मैंने इसलिए ले लिया है कि मुझे बहुत पसंद है पापड़, मुझे पापड़ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब वहां पे तरह तरह की कंपनियों के पापड़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मेरा इच्छा है कि मैं किस पापड़ के कंपनी को चयन करूंगा। देखिए, एक पापड़ आता है लिज्जत, और ये लिज्जत जो पापड़ है वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो अब वहां पे तो बहुत सारी कंपनियां होंगी जिसके पापड़ रखे होंगे, लेकिन मुझे लिज्जत खाना है, तो ये चयन चयन करने का जो अधिकार है वो मेरा होगा, चाहे वहां पे कितने भी सारी कंपनियों का पापड़ रखा हुआ हो। सुने जाने का अधिकार मतलब बात सुने जाने का अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किया जाए। उपभोक्ता मतलब एक कस्टमर के बातों को सुनने का अधिकार। इसमें क्या होता है? इसमें उपभोक्ता कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे विभिन्न मंचों से प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी शामिल है। अलग अलग जितनी भी कंपनियां हैं या एनजीओ हैं या सरकारी संगठन है, यहाँ पे उपभोक्ता के विचारों को सुनने की बात रखी जाती है। उपभोक्ताओं को इस अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय और स्वैच्छिक संस्था जो एनजीओ वगैरह होते हैं, दोनों से इन लोगों को यह बात रखने का अवसर प्रदान होता है। शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार। तो देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीकों अथवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध शिकायत निवारण का अधिकार है। कोई भी उपभोक्ता जो होता है, जो कस्टमर होता है, जो ग्राहक होता है, वो अगर कोई व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी या छोटा व्यापारी हो और वो कोई गलत तरीकों को अपनाकर लोगों का अर्थात कस्टमर का शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है कस्टमर को। जो ग्राहक होते हैं वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसमें उचित शिकायत के उपयुक्त निवारण का अधिकार भी शामिल है। इसमें दोषपूर्ण वस्तु और सेवाओं के लिए हर्जाना भी हो सकता है और इसके लिए ये अधिकार ग्राहकों को दिया गया है। छठा पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। मतलब इसका क्या अर्थ है? तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकर उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने का अधिकार है। ये राइट्स हैं उनके, जिसमें वो क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते समय, अगर कोई प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं कहीं से भी, दुकान से, मॉल से, स्टोर से, अथवा कोई सेवा प्राप्त करने के समय सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, इसके लिए उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। वहां पे बताया जाता है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट किस तरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्ता को इतना शिक्षित होना चाहिए, कस्टमर को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वो अपनी समस्या का समाधान
स्वयं करे। एग्जाम्पल के लिए मैं मिल्क की बात कर लूं, तो अब मिल्क में क्या होता है, मिल्क कई प्रकार के होते हैं। अगर दिल्ली की बात कर लो तो यहाँ पे कई प्रकार के, मान लो एक पारस है, एक अमूल है, एक मदर डेयरी है। तो अब ग्राहक को तो इतना समझ में आता है ना कि पारस लेना है, अमूल लेना है, मदर डेयरी लेना है। तो ये शिक्षा का अधिकार और शिक्षा का ज्ञान उपभोक्ता अर्थात कस्टमर जो ग्राहक होते हैं उनके पास होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में तो देखिए, उपभोक्ता बार बार मैंने आपको बताया है, कस्टमर ग्राहक, इनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे BIS कहते हैं, भी आई रहेगा एक नंबर में भी और 4 नंबर में भी। एक नंबर में ये BIS रहेगा और उपभोक्ता संरक्षण 5 नंबर के लिए VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और विपणन और निरीक्षण निर्देशालय भारत सरकार DMI जैसे कि वैधानिक अर्थ सरकारी और गैर सरकारी निकायों के अतिरिक्त इसके अलावा केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी संरक्षण परिषदों की भी स्थापना की है। कई प्रकार के ऐसे संस्था हैं जो उपभोक्ता संरक्षण के बारे में अभी के समय में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज कई गैर सरकारी संगठन, जिसे हम NGO के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी स्वेच्छा उपभोक्ता संगठन और अपने गैर पक्षीय हितों के कारण जो ग्राहक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको शिक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रोडक्ट को कैसे खरीदना चाहिए। ऐसे संगठन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पत्रिका, पुस्तकालय, समाचार पत्र और भी टेलीविजन के ऐड के माध्यम से और नुक्कड़ पे नाटक वाटक करके भी, अनुसंधान करके, वैज्ञानिक रिपोर्ट निकाल के उपभोक्ता के हितों से जुड़ी हुई जानकारियां प्रकाशित करते रहते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मैगी जो आता है, 2 मिनट वाला मैगी, पता होगा आपको कि 2 मिनट में बन जाता है। इसको लेके बीच में विवाद हो गया था। लोग बता रहे थे कि इसमें प्लास्टिक है, इसमें पता नहीं क्या-क्या है। तो ये किसी एनजीओ ने, किसी संस्था ने ही तो ये आवाज उठाया था। जिसके बाद इसकी चेक की गई तो इसमें से जो प्लास्टिक के शेष निकलते थे उन्हें हटा के फिर से दोबारा मैगी को मार्केट में लाया गया। हालाँकि देखिए, मैगी बहुत बड़ी कंपनी है, एक बार झटका लगा लेकिन वापस फिर से ये रौनक में आ गया है। तो ये ऐसे ही कुछ उपभोक्ता संरक्षण के बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको उपभोक्ता संरक्षण को बताया है। ISI मार्क, ये भी VVI है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS का प्रमाण पत्र का चिन्ह है, सर्टिफिकेट है। BIS क्या है, पहले भारतीय मानक संस्थान ISI कहलाता था, जो अब BIS कहलाने लगा है। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत उन विनिर्माताओं, मतलब कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनको लाइसेंस जारी किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा उत्पाद है जिसे कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो उन्हें IASI, मतलब ये जो मार्क है, इनको लेना जरूरी है, इनसे सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे सब्जियां, फल, मांस, मसाले, सुगंधित मसाले, संसाधित खाद्य पदार्थ, अनाज, सोयाबीन इत्यादियों को ISI मार्क उत्पादन जरूरी है। इसमें कैंडी, टॉफी, पेय पदार्थ जिसे हम पीते हैं आदि आते हैं। BSIS मानकों से संबंधित अन्य उत्पादों में विद्युत उपकरण भी आता है, जैसे कि साबुन हो गया, अपमार्जक आ गया। विद्युत उपकरण में आप आयरन को ले सकते हैं और भी बहुत सारे, टीवी है, फ्रिज है, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, पेंट, कागज आदि को सम्मिलित किया गया, मतलब रोज इसमें जोड़ा गया है, जिसमें इन्हें इन तरह के सर्टिफिकेट को लेना जरूरी है। योजना के दायरे में आने वाले विभिन्न वस्तुओं में से कुछ के लिए प्रमाण पत्र तो बिल्कुल अनिवार्य है। ISI मार्क को सर्टिफिकेशन इनके पास होनी ही चाहिए। वो सिंबल है जो आपको यह बताता है कि ISI मार्क क्या होता है। आपने देखा होगा ISI मार्क, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे आपको ये मार्क देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये जो संस्थान है, इसके माध्यम से उस कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफाइड है कि उनका प्रोडक्ट आम उपभोक्ता के उपयोग करने के लिए सही है। एक मार्क और फल उत्पादन आदेश के बारे में, जिसे हम FPO के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, ये मानक जो है, पैमाना जो है, वो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, मतलब खुद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। ये प्रमाण पत्र विशेष रूप से खाद्य उत्पादनों के लिए है, जो हम लोग उपभोक्ता ग्राहक जो
भोजन के रूप में या फिर स्नैक्स के रूप में या बहुत सारे और संसाधित खान-पान होते हैं, इसके लिए यह एगमार्क फल उत्पादन या फिर एफपीओ बहुत ज़रूरी है। कृषि उत्पाद खरीदने से पहले उस पर एगमार्क की मुहर देख लेनी चाहिए, तभी आपको उन सब चीज़ों को खरीदना है, क्योंकि यह उत्पाद की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। ये जो मार्क है एफपीओ का, यह बताता है कि यह वस्तु आपके उपयोग के लिए है, मतलब हमारे द्वारा सर्टिफाइड है। एफपीओ विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पाद की गुणवत्ता, संसाधन, सुविधाओं आदि के संदर्भ में वैधानिक न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हमने मार्केट से खरीद लिया और जब हम उसको खाए तो हमारा तबीयत खराब हो जाए। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए सरकार ने एक मार्क का सर्टिफिकेशन जारी किया है। एफपीओ विभिन्न फल उत्पादन के लिए साथ ही में धातु संबंधी संदूषक और परिरक्षकों की सीमा का भी निर्धारण करता है। इसलिए आपको एफपीओ जैसे सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखना है। आगे हम आपको इसके एग्जाम्पल के रूप में इसके मार्क को दिखा देते हैं। देखिए, ये है एफपीओ का मार्क जो आपको भोजन वाले प्रोडक्ट पे देख के ही लेना चाहिए। और ये बगल में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जैसे टमाटो केचप है, मसाले हैं, अचार हैं और भी बहुत सारे पेयजल भी हैं इसके अंतर्गत। इस सब पे आपको एफपीओ के मार्का को जरूर देखना है, क्योंकि यह सर्टिफाइड करता है कि वाकई में ये उपभोक्ता के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। वूल मार्क अच्छी गुणवत्ता के ऊन अथवा ऊनी वस्त्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। ठंड के मौसम में आपने वस्त्रों का उपयोग जरूर करते हैं, तो ये वूल मार्क जो है वो यही दर्शाता है वो शुद्ध है और इस चिन्ह युक्त वस्त्र अथवा रेशे का नहीं बल्कि शुद्ध ऊन का बना हुआ है। कई प्रकार के ऐसे कपड़े भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें मिलावट होता है, जिसमें रासायनिक चीजों के माध्यम से बनाया जाता है, लेकिन अगर उल मार्क का लोगो उसमें लगा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि वह शुद्ध ऊन से बना हुआ है। ऐसे ही सील मार्क भी है, यह शुद्ध रेशम को दिखाता है और आश्वासन और गुणवत्ता को देता है कि जो सील मार्क का लेबल लगा रखे हैं इसका मतलब वो शुद्ध रेशम का बना हुआ है। साथ ही साथ यह शुद्ध रेशम के प्रोत्साहन के लिए एक ब्रांड का भी काम करता है। सील मार्क जो है वो 100% प्राप्त मतलब कि जो नेचर से प्राप्त होता है रेशम, उसको सुनिश्चित करता है। अगर यह मार्क लगा हुआ है किसी कपड़े के ऊपर तो वह सुनिश्चित करता है कि ये प्योर सिल्क है। हॉलमार्क के बारे में देखिए, हॉलमार्क नाम आपने जरूर सुना होगा। ये ज्यादातर आभूषणों, सोने, चांदी इस सब में उपयोग किया जाता है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि मूल्यवान धातु जो होते हैं, चांदी हो गया, स्वर्ण आभूषण अर्थात सोने हो गए, इन का मूल्यांकन करता है और यह आधिकारिक मूल्यांकन हॉल मार्किंग करने वाले केंद्र पर की जाती है। मतलब ऐसा केंद्र जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज होता है, वहां पे ये सारी चीजें की जाती है और उनको यह प्रमाणित किया जाता है जितने भी मूल्यवान धातु हैं, चाहे वो प्लेटिनम, चांदी, सोना ये सब हो गया, कि इन धातुओं के अंदर कितनी शुद्धता है, कितना प्योर है ये और फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से सोना खरीद ले और आपको कुछ भी दे दे। अगर हॉल मार्का है इसका मतलब है कि वह सोना बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सोने का हार आपको दिया है, दिखाया है। देखिए, इसमें आपको हॉल मार्का के अंतर्गत लेने से यह पता चलता है कि यह कितना प्योर है, कितनी शुद्धता इसके अंतर्गत है। इको मार्क योजना के बारे में तो देखिए, बीआईएस घरेलू उपभोक्ता उत्पाद जैसे साबुन हो गया जो हमारे घर में डेली यूज होता है, बर्तन धोने में, शरीर में लगाने में, और डिटर्जेंट, सर्फ जिसे हम सर्फ भी कहते हैं, कागज हो गया, पैकेजिंग सामग्री हो गई, प्लास्टिक हो गई, तो इन सभी का लेबलिंग के लिए इको मार्क योजना शुरू किया गया था। इको मार्क का चिन्ह एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा जैसा है, जो दर्शाता है कि जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो पर्यावरण के अनुरूप है, मतलब पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएगा और इसमें कोई खतरनाक अपशिष्ट नहीं निकलता है। यह बायोडिग्रेडेबल अर्थात कि इसको पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इसका उपयोग करके फिर से इसे दोबारा बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इको मार्क योजना के अंतर्गत आता है, जो यही दर्शाता है कि बनाए गए प्रोडक्ट जो हैं वो किसी भी प्रकार से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। FSSEI के बारे में, इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा और ये भी आपका VVI रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। सबसे पहले 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई, किसकी?
FSSAI की। किसके लिए की गई थी? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उनके लेवल को चेक करने के लिए। खाद्य पदार्थ के लिए विज्ञान आधारित मानकों को बताता है। FSSAI जो है वो विज्ञान के हिसाब से खाद्य पदार्थों को चेक करता है और मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री को विनियमित करवाता है। सब चीज को देखता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ, भंडारण कैसे हुआ, वितरण कैसे हुआ, बिक्री कैसे हो रही है। इन सभी चीजों पर FSSAI का ध्यान रहता है। ग्राहक के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS तथा विपणन और निरीक्षण निर्देशालय भारत सरकार DMI जैसे जो ऑफिशियल और अर्ध सरकारी या गैर सरकारी निकाय हैं, संस्था हैं, उनके अतिरिक्त सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तरों पर संरक्षण परिषदों की भी स्थापना की गई है, कमेटियां बनाई गई है जो भोज्य पदार्थ अर्थात खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री इत्यादियों पर ध्यान देते हैं। अब हम इसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के प्रशिक्षण लेने के बाद आप निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने जीविका के अवसर विकसित कर सकते हैं। ये होम साइंस है। ये होम साइंस में आपको प्रोडक्ट की जानकारी के अलावा इसमें आपको नौकरी के लिए ही बताया जाएगा। तो देखिए, अभी तक हमने जितनी भी चीजों को पढ़ा है इसमें आप अपने जीविका के अवसर को भी ढूंढ सकते हैं। यदि आपके पास उपभोक्ता के शिक्षण, संरक्षण, खाद्य पदार्थ की रख रखाव, भंडारण, बिक्री, वितरण इन सभी की जानकारी है तो आप भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय आदि जैसे सरकारी संगठन भी है, गैर सरकारी संगठन भी है, विभिन्न निर्णय लेने वाले प्रबंधकीय और तकनीकी पदों पर कार्य कर सकते हैं। आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। उत्पाद परीक्षण, उपभोक्ता जागरूकता निर्मित करने, उपभोक्ता को शिक्षण मतलब कि ग्राहकों को शिक्षा देना, सशक्तिकरण करना, उनकी मतलब कि पत्रिका के प्रकाशन आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको इन सभी जगहों पे नौकरी प्राप्त हो सकती है। होम साइंस चैप्टर 12 जिसका नाम था उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण, ये क्लास 12 का 12 चैप्टर है होम साइंस का, न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया गया है और पूरी चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त भी हो गई है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।